वीरेंद्र सर। बॉडी कहाँ है? सर इस तरफ। सर वहां घास में पड़ा हुआ सर, करीब 35 साल का आदमी है, उसे गोली से मार दिया गया है सर। मेरे ख्याल से गोली उसके लिवर में है। अच्छा, सर इसकी जेब से हमें कुछ चीजें मिली हैं। ये वॉलेट मिला है सर। काफी पैसे। और सर ये किसी होटल के कमरे की चाबी है। दत्तात्रेय लॉज, रूम नंबर 12। से ये कागज। किन्नरी सेन, 16 मंगल अपार्टमेंट्स, कार्ली वेस्ट। किसी लड़की का पता लग रहा है। वैसे ये ड्राइविंग लाइसेंस मिला है। प्रमोद कुमार। दिल्ली का पता है। और कुछ पता चला भी नहीं? जी हाँ सर। सर ये दोनों यहाँ के गार्ड्स हैं। जैसे ही गोली की आवाज सुनी दोनों दौड़कर यहाँ पर आए। बताओ। नमस्ते साहब। नमस्ते। बताओ क्या हुआ था? मैं और मुर्गेश 3 बजे पार्क में आए थे। दोपहर को पार्क बंद होता है ना, तो कभी कभी भिखारी लोग यहाँ सोने के लिए आ जाते हैं। यही चेक करने के लिए आए थे। सुन मुर्गेश। जी सर। सबसे पहले एक काम कर लेना, पार्क की चारों तरफ देख लेना, कोई भिखारी नहीं दिख रहा। ये आवाज कैसे आई? हाँ? कोई गोली तो नहीं चली? उस तरफ से आवाज आई है। चल 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 चल। रुक जा, रुक जा। देख इसको तो मार के भागा, इसको तो गोली मारी उसने। पकड़ उसको, पकड़ 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 उसको। पकड़ उसको। भाई साहब, भाई साहब क्या हुआ? हाँ भाई साहब क्या हुआ? भाई साहब 180। भाई साहब, भाई साहब वलसाड 180। 180। वलसाड 180। ऐसा ही कुछ कहा था ना उसने? हाँ साहब, यही कह रहा था, लेकिन कुछ समझ में नहीं आ रहा था। बहुत आहिस्ते आहिस्ते बोल रहा था। मर रहा था ना वो, लेकिन बार बार यही कह रहा था, वलसाड 180, वलसाड 180। कुछ बराबर सुनाई नहीं दे रहा था। सर कहीं ऐसा तो नहीं हुआ होगा कि सर, क्योंकि मरते वक्त आदमी का दिमाग ठीक तरह से काम नहीं करता, इसलिए शायद वो कुछ उल्टा सीधा बक रहा होगा। वलसाड 180, वलसाड 180। सर क्योंकि वलसाड तो यहां से 230 किलोमीटर दूर है सर। बात तो ठीक है वीरेन, लेकिन एक बात बता, वो जो आदमी यहां से भागा था वो कैसा दिखता था? सब उसका चेहरा तो मैं देख नहीं पाया, लेकिन दिखने में जरा सांवला सा था। सर इन्होंने जो बताया वो सब मैंने लिखा है। उस आदमी की हाइट तकरीबन 5 फुट 10 इंच के करीब थी। ठीक है? बराबर। और थोड़ा। जी हाँ सर, वो आदमी थोड़ा मोटा था और उसने काले रंग की जैकेट पहनी थी। लेकिन सर दोनों वॉचमैन ने उसका चेहरा नहीं देखा, लेकिन उसने कुछ सर पर पट्टी बांधी थी सर। हाँ साहब, ऐसे ऐसे बांधी थी। वीरेन, वो कागज मुझे फिर से दिखा। किन्नरी सेन, 16 मंगल अपार्टमेंट्स, कार्ली वेस्ट। वीरेन, तुम लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दो। और सर मैं ये भी पता लगवाता हूँ कि वो गोली कौन सी बंदूक से चली होगी। राइट। आशा, सर। दत्तात्रेय लॉज पर जाकर पूछताछ करो। सर। और हम किन्नरी सेन को मिलते हैं। मैं इसे नहीं जानती सर। जरा ध्यान से देखिए मिस किन्नरी, आप जरूर इस आदमी को जानती होंगी, क्योंकि आपका नाम और पता इस आदमी की जेब में से निकला था। मेरा नाम और पता? जी हाँ। ये कैसे हो सकता है सर? मैं इसे बिल्कुल नहीं जानती और मैंने इसे देखा तक नहीं है। अच्छा, अजीब बात है। तो फिर आपका नाम और पता इस आदमी की जेब में क्या कर रहा था? अच्छा बताइए, आप करती क्या है? जी मैं एक कंपनी में काम करती हूँ, मेगामैक्स एक्सपोर्ट नाम है कंपनी का, और मैं वहां के कंप्यूटर डिपार्टमेंट में काम करती हूँ। आप यहाँ अकेली रहती हैं? जी हाँ, मैं यहाँ अकेली रहती हूँ और
मेरे माँ बाप पूना में रहते हैं और क्योंकि मैं यहाँ पे नौकरी करती हूँ इसलिए मैंने ये मकान किराए पे लिया है। आपका ऑफिस सैटरडे को भी होता है क्या? जी हाँ, हाफ डे होता है। क्यों? मतलब आप अब ऑफिस से आ रही हैं? हाँ, मतलब एक्चुअली क्या हुआ कि आज हाफ डे था इसलिए मैं और मेरी फ्रेंड रेनू आज फिल्म देखने चले गए थे और बस मैं भी उसी को घर ड्रॉप करके आ रही हूँ। ये आपकी फ्रेंड क्या नाम बताया? रेणु? जी। कहाँ रहती है? ये सांता क्रूज में रहती है, 18th रोड। 18th रोड? ये तो जॉगर्स पार्क के पास, जहां से हमें लाश मिली थी। देखिए मिस किन्नरी, आप हमसे कुछ छुपा तो नहीं रही हैं? जरा सोचकर फिर से बताइए, क्या आप इस आदमी को जानती हैं या नहीं? मैं यहीं पे खड़ा था, अचानक वहां से आवाज ही सुनाई। एसआई आशा, सीआईडी। क्या हुआ यहाँ पर? वेल, एसआई हरीश कुमार। मैडम, हमें यहाँ से फोन आया था कि यहाँ चोरी हो गई है। ये यहाँ के मैनेजर हैं। मैंने ही पुलिस को फोन किया था। मैडम, ये सुशील शाह का कमरा है। वो अपने कमरे में नहीं था। मुझे यहाँ से कुछ आवाजें सुनाई दी। जब मैं यहाँ पहुंचा तो कमरे की ऐसी हालत, तो फिर मैंने सोचा कि पुलिस को बुला लेना चाहिए। हाँ? सुशील शाह का कमरा। सुशील शाह। एक मिनट। ये कमरा नंबर 12 ही है ना? हाँ जी। फिर तो ये कमरा प्रमोद का होना चाहिए। ये चाबी यहीं की है ना? हाँ, ये यहीं की चाबी है, दत्तात्रेय लॉज की है। लेकिन यहाँ प्रमोद नहीं, सुशील शाह ठहरा हुआ था। अच्छा। हाँ। तो फिर इस फोटो को पहचानिए। हाँ, ये सुशील शाह की तस्वीर है। मगर इसको क्या हो गया? अजीब बात है, ड्राइविंग लाइसेंस पे तो प्रमोद का नाम लिखा है और होटल में सुशील के नाम से ठहरा हुआ है। मैडम, ये देखिए, हमें यहाँ से बहुत सारे ड्राइविंग लाइसेंस मिले हैं। विक्रम, संतोष, मनीष, एक ही आदमी के इतने अलग अलग नाम से लाइसेंस। मैनेजर साहब, आप जो कुछ भी इस आदमी के बारे में जानते हैं हमें बताइए। ये कब आया था यहाँ रहने? ये आदमी क्या नाम है उसका? हाँ, जो भी कुछ नाम है, सुशील शाह। ये आदमी हमारे होटल में 1 महीने से ठहरा हुआ था। पिछले महीने के 15 तारीख को यहाँ आया था। ज्यादातर वो बाहर ही रहता था। आज सुबह जब वो यहाँ नहीं था, एक आदमी उसके बारे में पूछ रहा था। उसके हाथ में उसकी तस्वीर थी और वो ये जानना चाहता था कि वो हमारे होटल में ठहरा हुआ है या नहीं। मैंने हाँ कह दिया। फिर क्या हुआ? फिर मैं अपने काम में लग गया और कुछ आधे घंटे बाद मुझे इस कमरे से आवाज सुनाई दी। मैं यहाँ आया तो देखा तो कमरा खुला हुआ था और एक आदमी मुझे धक्का देके भाग गया। वही आदमी जो सुबह आया था। और फिर ये कमरा, ये हालत आप देख ही रहे हैं कमरे की। वो आदमी जो आज यहाँ आया था, दिखने में कैसा था? 30-35 के आसपास का होगा शायद। काफी खतरनाक था। कुछ काला सावला था, काली जैकेट पहनी हुई थी और हाँ, उसके सर पर पट्टी बंधी हुई थी। पट्टी बंधी हुई थी? यानी ये वही आदमी होगा जिसे पार्क के चौकीदार ने देखा था। मैं डॉक्टर पलंदे। किन्नरी जी को दहशत से शॉक लगा है। उनके यहाँ पर चोट लगी है, पर लकीली बहुत ज्यादा गहरी चोट नहीं लगी है। अच्छा, कहाँ है वो? वहां अपने कमरे में। आइए चलिए। नमस्ते। देखिए, मुझे मालूम है ये वक्त नहीं है आपसे कुछ पूछने का, फिर भी क्या आप बता सकती हैं यहाँ क्या हुआ? आप लोगों के जाने के बाद अचानक किसी ने दरवाजे पे नॉक किया। मैं समझी कि स्त्री वाला आया है, लेकिन वो निकला कोई और। उसने मुझे इतनी जोरों की धक्का मारा कि मेरे सर पे चोट लग गई और मैं बेहोश हो गई।
में आ, होश में आ, होश में आ। जल्दी बता वरना खोपड़ी उड़ा दूंगा तेरी। नहीं, मुझे गोली मत मारना। देखो, मुझे गोली मत मारना। तुम मुझे पहले ही बहुत मार चुके हो। नहीं, देखो देखो, तुम्हें क्या चाहिए मुझे बताओ। तुम्हें क्या चाहिए? तुम अच्छी तरह जानती हो मुझे क्या चाहिए। जल्दी बता, जल्दी कर। देखो देखो, तुम क्या कह रहे हो मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा। तुम देख, मैं तुझे मारना नहीं चाहता, इसलिए तू मुझे मजबूर मत कर मुझे। तेरे बॉयफ्रेंड ने मुझे मजबूर किया था उसने, और ये दिया मुझे। उसके बदले में मैंने उसको बहुत बड़ा तोहफा दिया। बता जल्दी बता। एक मिनट, मेरी बात सुनो। देखो, मेरा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है। देखो, मुझे लगता है कि तुम्हें कोई गलतफहमी हुई है। मेरी बात सुनो। तुम इतनी भोली मत बन। मुझे वो रुपए चाहिए जो पंकज ने तुम्हें दिए हैं। 25 लाख रुपए। 25 लाख रुपए? ये पंकज कौन है? पंकज, अविनाश, सुशील, बहुत सारे नाम है उसके, लेकिन मुझे इतना पता है कि वो रुपए उसने तेरे पास दिए हैं। जल्दी बता, वरना तेरी खोपड़ी के चिथड़े उड़ा दूंगा मैं। धीरज जी, मैं उल्लास। देख, अभी मैं जा रहा हूँ, लेकिन छोड़ूंगा नहीं। देखो, दोबारा आऊंगा मैं। अभी मैं जा रहा हूँ। मैं तो इनके चिल्लाने की आवाज सुनकर ही दरवाजा तोड़ने ही वाला था कि इन्होंने खुद दरवाजा खोल दिया। ये इतनी डरी हुई थी, क्या बताऊं आपको। और हमारे कमरे में अंदर आने से पहले वो भाग निकला। देखिए, आप हमें साफ साफ बताएंगे ये आदमी कौन था? ये किन पैसों के बारे में बात कर रहा था? किस बॉयफ्रेंड के बारे में बात कर रहा था? कहीं ये तो नहीं? सर, प्लीज, मैं इस आदमी को भी नहीं जानती जो मर गया है। मैं उस आदमी को भी नहीं जानती जो मुझे मारने आया था। मैं किसी पंकज को नहीं जानती। मैं किसी 25 लाख रुपए के बारे में भी नहीं जानती। सर, प्लीज मेरी बातों का यकीन कीजिए। मैं कुछ नहीं जानती ना, कुछ नहीं जानती मैं। प्लीज डोंट वरी। 24 घंटे एक कांस्टेबल आपकी हिफाजत के लिए आ रहेगा। आप फिक्र मत करिए। मुझे इनके लिए कुछ दवाइयां मंगवानी है। क्या आप में से कोई? हाँ, मैं लेकर आता हूँ, आप लिख के तो दीजिए। थैंक यू लास जी। वो कुछ पैसे पड़े वहां पे, वो ले लीजिए। नहीं, कोई बात नहीं, मैं लेकर आता हूँ। नहीं, प्लीज वो पैसे ले लीजिए ना। इसमें 100 के नोट है और 500 का भी है, ये ले लूं? पहले हमें पार्क में एक आदमी की लाश मिलती है जिसके बहुत सारे नाम हैं, लेकिन असली नाम है पंकज। उसका साथी उसे मार डालता है, मगर मरने से पहले वो सिर्फ एक बात कहता है, वलसाड़ 180। और फिर पंकज का साथी पहले पंकज के कमरे की तलाशी लेता है, फिर पंकज को वो पार्क में मार डालता है। सर, फिर वो किन्नरी के घर में जाकर उस पर अटैक करता है और फिर उसके घर की भी तलाशी लेता है। शायद वो सोचता है कि पंकज और किन्नरी एक दूसरे को जानते हैं और वो 25 लाख रुपए किन्नरी के पास है। लेकिन सर, किन्नरी तो कह रही थी कि वो उसे जानती तक नहीं है। और सर, ये भी समझ में नहीं आ रहा कि ये वलसाड़ 180 क्या है। हो सकता है मरने वाला वलसाड़ जाने की सोच रहा था। ओ, आप आइए। मैं पार्वती, मैं आपसे किन्नरी के फ्लैट पे मिली थी। मैं उसके साथ वाले फ्लैट में रहती हूँ। जी हाँ, मैं जानता हूँ, कहिए। क्या मैं वो फोटो देख सकती हूँ जो आपने किन्नरी को दिखाई थी? यस, व्हाई नॉट। दिखा दो। क्या आप इसे जानती हैं? ये किन्नरी तो कह रही थी कि वो इसे जानती ही नहीं। फिर तो वो झूठ बोल रही है। वो इस आदमी को जरूर जानती है। मैंने तो उसे कई बार हमारे बिल्डिंग के आसपास देखा है। आपने देखा है? जी, 2 दिन पहले की बात है। मैं जब बाहर जा रही थी तो ये आदमी हमारे बिल्डिंग के यहाँ खड़ा था। ए मिस्टर, आप कौन है? आपको मैं यहाँ 2-3 दिन से देख रही हूँ। आप रोज यहाँ के चक्कर काट रहे हैं। आपका इस बिल्डिंग में कुछ काम है?
आप मुझे गलत समझ रही हैं मैडम, मैं एक फ्रेंड से मिलने आया था। आपका फ्रेंड इस बिल्डिंग में रहता है? हाँ, रहता नहीं, रहती है। किन्नरी, फर्स्ट फ्लोर पर, फ्लैट नंबर 16। हम फ्रेंड्स हैं। वो क्या है कि आज पिक्चर जाने का प्रोग्राम है, बस इसलिए मैं इंतजार कर रहा हूँ। वो ऊपर तैयार हो रही है। तो फिर आप ऊपर जाके क्यों नहीं इंतजार करते? हाँ, वैसे मैं जाने वाला था, पर क्या है कि उसने कहा कि वो नीचे आ रही है, तो मैंने सोचा ठीक है, मैं यहीं वेट कर लेता हूँ। मेरे ख्याल से उन दोनों का कुछ चक्कर चल रहा था। आपने किन्नरी से कभी इसके बारे में पूछा नहीं? नहीं, मैंने सोचा ये उसका पर्सनल मामला है, मैं क्यों पूछूं? मगर मैंने उस आदमी को हमारे बिल्डिंग के आसपास अक्सर देखा था। बस वो मुझे देखकर हल्का सा मुस्कुरा देता था। सर, मिसेस पार्वती कह रही हैं कि पंकज और किन्नरी के बीच कुछ चक्कर था, मगर किन्नरी ये बात मानने से इनकार करती है। क्यों? हो सकता है कि किन्नरी वाकई उसे ना जानती हो। पंकज सिर्फ किन्नरी को देखने के लिए उस बिल्डिंग की चक्कर लगा रहा होगा और उसने मिसेस पार्वती को झूठ बोल दिया कि वो किन्नरी को जानता है। तो फिर सच्चाई क्या हो सकती है? रिकॉर्ड्स में देखो, पंकज के बारे में कुछ है क्या? हेलो, एसीपी प्रद्युमन। हेलो सर, मैं स्पेशल ब्रांच से बोल रहा हूँ। वो जो 500 रुपए के नोट के बारे में हम लोग इंक्वायरी कर रहे थे, हाँ, उसमें से एक नोट मिला है। अच्छा। हाँ सर, अभी कुछ देर पहले केमिस्ट की दुकान पर एक आदमी दवाइयाँ खरीदने आया था। हाँ हाँ। सर, हमने उस आदमी को गिरफ्तार कर लिया है। अच्छा, मगर वो बता रहा है कि आप उस नोट के बारे में जानते हैं। ठीक है, हम वहां पहुंचते हैं। मैंने आपसे कहा ना कि ये नोट मेरा नहीं है। देखिए, आप मुझे बेकार परेशान कर रहे हैं। मेरी पड़ोसन बीमार है, मैं उनके लिए दवाई लेने आया था, और ये 500 का नोट उन्हीं का है। क्या बात है? हाँ, इनसे पूछे, ये सब जानते हैं। एसीपी साहब, मुझे बचाइए। ये समझते हैं कि मैंने डाका डाला है। इंस्पेक्टर शिवराम सर, स्पेशल ब्रांच। सर, ये पैसे जिनसे दवाइयाँ खरीदने आया है, वो नोट डकैती के नोटों में से है। क्या? सर, हमें नोटों के सीरियल नंबर की लिस्ट मिल गई थी, और वो लिस्ट हमने शहर की दुकानों और होटल्स में भेज दी थी, ताकि जैसे ही कोई नोट मार्केट में आए और दुकानदार में इन्फॉर्म करे। सर, इन्होंने हमें फोन किया है कि एक 500 का नोट इनके पास आया हुआ है। सर, नंबर है 3BV696339। सर, ये नोट उन 25 लाख रुपए में से है जो बैंक की वैन से लूटे गए थे, और इसीलिए हमने इस आदमी को गिरफ्तार किया है। देखिए इंस्पेक्टर, माना के नोट इन्होंने ही दिया है, मगर हम जानते हैं आदमी बेकसूर है। ये नोट इसका नहीं है। तो हमें उस आदमी को गिरफ्तार करना होगा जिसने इन्हें ये नोट दिया है। मतलब है किन्नरी? हाँ, ये किन्नरी जी का ही नोट है। इंस्पेक्टर शिवराम, ये 25 लाख रुपए की चोरी विश्वास कोऑपरेटिव बैंक के कैश वैन से हुई थी। 1 महीने पहले हुई थी ना? यस सर। यही है ना वो? और ये 500 का नोट किन्नरी के पास था। मतलब इस चोरी में किन्नरी का भी हाथ है। सर, विश्वास कोऑपरेटिव बैंक के ऑफिसर मिस्टर मैनाक। नमस्ते सर। नमस्ते, बैठिए। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। सर, मिस्टर मैनाक ही पैसा लेकर हेड ऑफिस से वाशी ब्रांच जा रहे थे जब उनके ऊपर डाका पड़ा। यह है गाड़ी के ड्राइवर और सिक्योरिटी गार्ड। नमस्ते। मिस्टर मैनाक, 1 महीने पहले आप लोगों पर जो डाका पड़ा था, सर उसके बारे में बताएंगे? क्या हुआ था, कैसे हुआ था? देखिए सर, हमारा हेडक्वार्टर कोलाबा में है और ब्रांचेज वाशी और बोरीवली में। हम अपने ब्रांचेस को अपने हेडक्वार्टर से पैसा सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को पहुंचाते हैं। अच्छा, तो फिर इस काम के लिए आपके पास कोई स्पेशल गाड़ी या वैन होगी? हाँ है ना सर, एक नीले रंग की वैन में ही ये कैश जाता है, जो कि एक ब्रीफ केस में होता है, और वो ब्रीफ केस मेरे इस हाथ के साथ हथकड़ी से जकड़ दिया जाता है, और सिक्योरिटी गार्ड तो हमेशा साथ होता है। उस दिन 25 लाख रुपए थे ना आपके पास? जी हाँ, पूरे 25 लाख थे। 500 के नए नोट थे, जो टोटल 50 बंडल थे, जो एक नॉर्मल साइज के ब्रीफ केस में आ जाते हैं। मगर उस दिन एग्जैक्टली हुआ क्या? उस दिन बुधवार था, हम अपने रोज वाले रास्ते से कैश ले जा रहे थे, और बीच में एक सड़क खराब होने की वजह से हमें रास्ता बदलना पड़ा। वो रास्ता काफी सुनसान था, और बीच में बैरियर लगाकर रास्ता बंद किया हुआ था। इस रोड से जाना मना है, कार्य प्रगति पर है। ये रोड बंद क्यों है?
हमें 3 किलोमीटर वापस जाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि वहाँ तो कोई बोर्ड लगा हुआ ही नहीं था। हाँ, वहाँ तो कोई बोर्ड नहीं था। अब क्या करें? चाबी निकाल सके हाथ करके रख दूंगा। जिंदगी बर्बाद करेगा। चाबी निकाल। मेरा हाथ मत करना। चाबी चाबी दे दो उनको। इनको चाबी दे दो। चाबी निकाल। चाबी निकाल। चाबी निकाल। मत करो। चुप। ले जाओ। ले जाओ दोनों। ले जाओ। ले चला ले। और आधे पौने घंटे बाद वहां से एक बस गुजरी। तब कहीं जाकर हमने अपने हेड ऑफिस को इन्फॉर्म किया, लेकिन खुशकिस्मती से सर वो नोट नए थे। रिजर्व बैंक से उसी दिन हमारे पास आए थे। हेडक्वार्टर के पास उनके नंबर भी मौजूद थे। और आपके हेडक्वार्टर्स ने वो नंबर्स पुलिस वालों को दिए और पुलिस वालों ने वो नंबर की लिस्ट बड़ी दुकानों और बैंकों को दी। मगर कोई फायदा नहीं हुआ। उन नोटों का आज तक पता नहीं चला। पुलिस को उन चोरों की मोटरसाइकिल मिली थी, पता चला वो भी चोरी की थी। इसके अलावा कुछ नहीं पता चला। मिस्टर मैनाक, जरा सोचकर बताइए, क्या उनमें से ये एक था? हो सकता है, मैं पक्का नहीं कह सकता, क्योंकि उनके चेहरे ढके हुए थे। ये चोरी कोई 1 महीना पहले हुई थी ना? जी सर, पिछले महीने की 15 तारीख को। 15 तारीख को? 15 तारीख को? उसी दिन से तो वो पंकज लॉज में रहने लगा था। हाँ, लेकिन वीरेन ये भी तो हो सकता है कि पंकज और उसके दोस्त ने मिलकर वो चोरी की होगी और फिर पंकज ने अपने दोस्त को धोखा दिया, क्योंकि वो दोस्त वो सारे पैसे खुद रखना चाहता था। बाद में पंकज ने वो पैसे किन्नरी के पास छुपा दिए और खुद दत्तात्रेय लॉज में रहने लगा। लेकिन इसके बाद भी वो ज्यादा देर तक छुप नहीं सका। उसने किसी तरह अपने साथी को ढूंढ निकाला और उसका खून कर दिया। और इसके बाद भी जब उसे पैसे नहीं मिले तो उसने किन्नरी को घर जाकर धमकाया। किन्नरी? लगता है इस किन्नरी से हमें फिर से मिलना चाहिए, शायद वो और कुछ बता सके। मैं आपको किस तरह विश्वास दिलाऊं? वो आदमी मेरा कुछ नहीं लगता है। मैं उसे जानती तक नहीं। मैंने उसे कभी नहीं देखा, कभी नहीं देखा सर। तो फिर मिस किन्नरी, आप हमें ये समझाइए कि आपका नाम और पता उसके पास कहां से पहुंचा? वो आपकी बिल्डिंग के आसपास क्यों मंडराता था? उसने आपके पड़ोसियों को क्यों कहा कि वो आपको जानता है? और सबसे पहले हमें ये बताइए कि वो 500 का नोट वो आपके पास कहां से आया? मिस किन्नरी, वो 500 रुपए का नोट चोरी का था जो पंकज ने की थी। और आप तो कह रही हैं कि आप मिस्टर पंकज को जानती ही नहीं। फिर मिस किन्नरी, आपके पास ये 500 रुपए का नोट कहां से आया? देखिए, हमें सब सच सच बताइए मिस किन्नरी। ये 500 रुपए का नोट है सारे फसाद की जड़ है। लेकिन ये नोट मुझे किसी ने दिया नहीं है। नहीं दिया तो आया कहां से आपके पास? ये मैं आपको किस तरह बताऊं? एक दिन जब मैं रास्ते पे जा रही थी, रास्ते पे बहुत चहल पहल थी। चलते चलते मेरे जूते में कुछ चुभा। मैंने देखा एक कील था। मैं ठीक करने के लिए झुकी। अचानक मुझे एक 500 रुपए का नोट दिखाई दिया। मैंने इधर उधर देखा, किसी का ध्यान इस तरफ नहीं था। बस मैंने वो नोट उठा लिया और वहां से चल पड़ी। पता नहीं क्या हो गया था मुझे, क्या हो गया था मेरे इस दिमाग को। मैंने वो नोट क्यों उठाया ये मुझे खुद को पता नहीं। चलिए, कुछ देर के लिए हम आपकी कहानी मान लेते हैं। ये बताइए, ये कब की बात है?
10-12 दिन पहले की बात है। 10-12 दिनों से वो नोट आपने खर्चा ही नहीं? एक आध बार मैंने खर्च करने की सोची भी थी, लेकिन फिर ध्यान आया कि क्यों ना ये पैसे बचाकर अपने माँ बाप के लिए कोई गिफ्ट ले जाऊं। नहीं, आपकी कहानी पर यकीन नहीं होता। आप कहना चाहती हैं कि पंकज ने वो नोट गलती से गिरा दिया? एक मिनट आजा, एक मिनट। उसे पंकज ने ही गिराया था, गलती से नहीं, जानबूझकर। पता लगाने के लिए कि उस 500 रुपए के नोट का सीरियल नंबर पुलिस वालों के पास है या नहीं। इसका मतलब है जैसे ही वो उसे इस्तेमाल करता वो पकड़ा जाता। इसलिए उसने खतरा मोल नहीं लिया। उसने 25 लाख में से सिर्फ एक 500 रुपए का नोट जानबूझकर सड़क पर गिरा दिया और वो इंतजार करने लगा कि कोई इसे उठा ले। उसने किन्नरी को वो नोट उठाते हुए देख लिया और इसका पीछा करने लगा और इंतजार करने लगा कि कब ये नोट खर्चती है। और अगर कुछ नहीं होता तो आराम से 25 लाख रुपए खर्च कर सकता था। और अगर किन्नरी पकड़ी जाती तो वो समझ जाता कि ये 500 के नोट खतरनाक है, मगर इन्होंने ये पैसे खर्च ही नहीं किए। इस बीच में उसके साथी ने उसे ढूंढ निकाला और उसे मार दिया। अब उसके साथी को किन्नरी का पता या तो पंकज के जेब में से मिला या फिर उसने पंकज को इनके घर के आसपास घूमते हुए देख लिया होगा। तभी उसने सोचा कि ये उसकी गर्लफ्रेंड है और पैसा शायद किन्नरी के घर में ही रखा हुआ है। तो वो यहां आया और उसने किन्नरी पर अटैक किया, लेकिन यहां उसे कुछ नहीं मिला। इसका मतलब यह है सर कि वो यहाँ पे दोबारा भी आ सकता है। सर प्लीज आप मेरी पुलिस प्रोटेक्शन डबल कर दीजिए सर। भगवान जाने अगर वो इस पर आएगा तो मेरे साथ क्या सलूक करेगा। नहीं, हमें लगता है कि आपकी प्रोटेक्शन हटा देनी चाहिए। क्या? जी हाँ कांस्टेबल, आज से यहाँ की ड्यूटी बंद। यू कैन गो नाउ। आप ये क्या कह रहे हैं सर? देखिए, आप अपने काम पर जाइए, नॉर्मल रूटीन। ओके? नहीं नहीं, हाँ बिल्कुल। तुम अंदर नहीं आ रही? ओके बाय। बाय, सी यू। या मैं बोला था तेरे को मैं दोबारा आऊंगा, देख मैं आ गया। कब तक बचाएगी पुलिस तेरे को, कब तक बचाएगी? निकाल वो माल जो तेरा यार तेरे पास छोड़ गया, निकाल। तुमसे पहले भी कह चुकी हूँ मेरे पास कोई सामान नहीं है, कोई सामान नहीं है मेरे पास। मैं तो उस आदमी को भी नहीं जानती जिसके बारे में बोल बोल के तुम कर रहे हो। झूठ मत बोल, अभी सच बोल वरना। वो क्या बोले? मुझे तो कुछ भी नहीं मालूम। कौन है? हम बताएं? हाँ? कौन है? देखो आगे मत बोलो, आगे मत बोलो, इसको मार दूंगा मैं। तो उसे मार दूंगा इसको, आगे मत छोड़ दे उसे। आगे मत बोलो। हाँ हाँ साहब, हाँ जैसा आप कह रहे हैं वैसा ही हुआ था। मैंने मारा है उस कमीने को क्योंकि उसने मुझे धोखा दिया। विश्वास कोऑपरेटिव बैंक से जो 25 लाख रुपए चुराए थे उसके पीछे सारी प्लानिंग मेरी थी साहब, सारी प्लानिंग मेरी थी। मगर जब हम पैसों के साथ मानवाड़ी जंगल में मोटरसाइकिल छिपाने गए तब उस कमीने की नीयत खराब हो गई। मैं पैसे गिन रहा था तब अचानक उसने मेरे सिर पर रिवॉल्वर से इतनी जोर से मारा कि अब तक मेरा सिर बना रहा है। हाँ वो तो दिख रहा है। लेकिन जब मुझे होश आया तो मैं खून से लथपथ और वो कमीना पैसों के साथ गायब था। फिर मैंने उसकी तस्वीर लेकर पूरे शहर में उसको ढूंढना शुरू किया। शहर का पूरा एक एक लॉज, एक एक होटल छान मारा साहब मैंने। आखिरकार मुझे मिल गया वो पिछले हफ्ते दत्तात्रेय लॉज में। लेकिन पैसे वहां नहीं मिले और फिर पंकज का पीछा करते करते तुम वहां पहुंच ही गए।
हाँ हाँ साहब, उस पार्क में मैंने उसे पकड़ लिया और जब उसको पैसों के बारे में पूछा तो वो भागने लगा, तो मैंने उसे गोली मार दी साहब। और जब तक मैं उसके मुंह से कुछ उगलवाता तब तक पार्क के चौकीदार वहां पर आ गए और मुझे भागना पड़ा। और फिर तुम मिस किन्नरी के फ्लैट पर पहुंच गए क्योंकि तुम्हें यह सोचा कि पैसे मिस किन्नरी के पास ही होंगे। मैंने पंकज को उसका पीछा करते हुए देखा था और मैंने सोचा कि हो ना हो पैसे उसी के पास हैं, लेकिन किन्नरी ने इनकार कर दिया। यानी तुम अब भी नहीं जानते कि पंकज ने वो पैसे कहां छुपाए हैं? मुझे पता होता साहब तो मैं उस लड़की के घर जाता क्यों? सर, आखिर उसने पैसे कहां छुपाए होंगे? सूर्या, क्या पंकज वलसाड़ में किसी को जानता था? क्या उसने कभी वलसाड़ जाने की बात की थी? वलसाड़ नहीं तो। सर, क्या आपको लगता है कि वलसाड़ में उसने किसी आदमी को पैसे भेजे होंगे? कुछ कह नहीं सकता वीरेन, लेकिन चोरी पिछले महीने के 15 तारीख की सुबह हुई थी और उसी दिन दोपहर को पंकज दत्तात्रेय लॉज पहुंचा। इसका मतलब है कि 15 तारीख की सुबह और दोपहर के बीच में ही उसने पैसे कहीं छुपा दिए, मगर कहां? उसने ये पैसे कहां छुपाए होंगे? कहां छुपाए होंगे ये पैसे? सर, मरते वक्त उस आदमी ने जो कुछ कहा था शायद उसी में कोई इशारा हो। मैं भी यही सोच रहा हूं दया। वलसाड़ 180, क्या मतलब हो सकता है इसका? क्या मतलब हो सकता है? वलसाड़ 180, क्या मतलब हो सकता है सर? दया, एक मिनट दया, एक मिनट। बोर्ड देखें। एयरपोर्ट 8 किलोमीटर, एयरपोर्ट 8 किलोमीटर, वलसाड़ 180 किलोमीटर, वलसाड़ 180 किलोमीटर। यस, बाय गॉड यस, यही इशारा था। यस दया, वलसाड़ 180 किलोमीटर का मतलब है वलसाड़ 180 किलोमीटर लिखा हुआ माइलस्टोन। और अगर मेरा अंदाजा सही निकला तो उसने वो पैसे वलसाड़ 180 किलोमीटर लिखे हुए माइलस्टोन के नीचे गाड़ दिए हैं। यस डैम इट, कल सुबह हम वलसाड़ 180 किलोमीटर का माइलस्टोन ढूंढते हैं। यस सर। सोचो दया, सोचो। पंकज ने मरते मरते हमें इशारा दे ही दिया। वलसाड़ 180 किलोमीटर। सर, उसका खून भी वलसाड़ रोड पर ही हुआ था। यस, चलो हम बहुत करीब हैं। जल्दी करो वीरेन, ये रोड रानीग्राम गया है। हाँ सर। वीरेन सीधे चलो। वीरेन, वीरेन रुको रुको रुको, वलसाड़ 180 किलोमीटर पीछे लो। वलसाड़ 180 किलोमीटर। सर, वलसाड़ 180। सर, कहीं मरते मरते पंकज इसी जगह के बारे में तो बात नहीं कर रहा था? पता लगाने का एक ही तरीका है वीरेन, खुद कर देखते हैं। कूदने का सामान लेकर जल्दी। वीरेन, वो ज्यादा गहरा खोद नहीं पाया होगा क्योंकि ये हाईवे काफी बिजी है। सुधाकर, सुधाकर सामने। सर, लगता है आप सही कह रहे हैं। कुछ ही देर में वलसाड़ 180 का राज खुल जाएगा। दया, कुछ है? देखो देखो, समझ। सर, ये देखिए। यस,
ये रहा चोरी का पैसा, 500 के बंडल। मैं इसी भी प्रद्युमन। मैं शैलेश, ये मेरी बीवी कामना। अजीत मेरे बड़े भाई थे। लाश आप ही को मिली थी ना? जी। कितने बजे? मैं और कामना डिनर के लिए बाहर गए थे। करीब 10:15 बजे हम लोग घर पहुंचे। पहले घर के अंदर मैं आया तो मैंने भाई साहब के कमरे में एक अजीब सी परछाई देखी। वहां? हाँ। मैं ऊपर दौड़ा, कमरे के अंदर गया तो भाई साहब जमीन पर पड़े हुए थे। किसी के कूदने की आवाज आई तो मैं उसके पीछे दौड़ा, लेकिन वो भाग गया। हमारा फोन 2 दिनों से खराब है, इसलिए कामना ने पड़ोसियों के यहाँ से डॉक्टर शाह को बुलाया। सब ठीक है? मैं जितनी जल्दी हो सकता था यहाँ चला आया, मगर फिर भी बहुत देर हो गई थी। वार किसी तेज धार वाली चीज से किया गया था, जैसे कि चाकू। हमारा फोन खराब ना होता तो डॉक्टर साहब जल्दी आते। हम लोग डिनर के लिए नहीं जाते तो सैलेश संभालो अपने आप को, संभालो। घाव बहुत गहरा था, खून भी काफी निकल चुका था। उनका बच पाना किसी भी हालत में मुश्किल था। कम रोना बंद करो। आपके भाई साहब घर में अकेले थे या कोई नौकर वगैरह? भाई साहब घर में अकेले ही थे। हमारे घर में 2 नौकर हैं जो दिन भर घर में काम करके शाम को गार्डन में पानी देकर 6 बजे चले जाते। क्या आप बता सकते हैं कि यहाँ से क्या क्या गायब हुआ है? भाई साहब ज्यादा पैसे घर में नहीं रखते थे। उस ड्रॉअर में से कुछ 1000 रुपए गायब है। सोने की अंगूठी और सोने की एक चेन गायब है। और वॉकमैन नहीं है और उनकी रोलेक्स घड़ी भी नहीं है। वो जो कोई भी था, लगता है अपना काम पूरी तरह कर नहीं पाया। सब कीमती सामान छोड़ के गया है। टीवी, वीसीआर, ये ऑडियो सिस्टम, सब कुछ। शायद वो बालकनी के रास्ते से ऊपर चढ़ा होगा। शायद वहां का दरवाजा खुला था। पर कुछ तो आवाज हुई होगी। आपके भाई साहब जगे क्यों नहीं? भैया जल्दी सो जाते थे, नींद के गोली लेते थे। चप्पल के निशान, चप्पल में खून लगा हुआ है। पैर छोटे लगते हैं। मतलब चोर जो कोई भी था, 5.5 फुट से ज्यादा ऊंचा नहीं होगा। दया, कुछ उंगलियों के निशान? सब जगह है सर। ड्रॉस, टेबल। लगता है उसने ग्लव्स नहीं पहने थे। हाँ, उसे लगा होगा घर में कोई नहीं है। घर में आ गया और अपना काम करने लगा, और अचानक भाई साहब को यहाँ देखकर घबरा गया और उसने चाकू मार दिया। और भाई साहब, और तब तक तो सर ये लोग आ गए थे, तो शायद वो यहाँ से कूदकर भाग गया हो। चलो नीचे जाकर देखते हैं। सर ये देखिए सर, वॉकमैन। सर शायद ऊपर से कूदते वक्त चोर के हाथ से ये गिर गया होगा। वो यहां से कूदा होगा शायद। जमीन भी दबी हुई दिखती है। देखना अब सिर्फ ये है कि वो इस तरफ गया या
इस तरफ। ये देखो, ये है पैरों के निशान। वो इस तरफ जा रहा है। उसने अपना बायां पैर पूरा पूरा जमीन पर रखा है, तो दाहिने पैर की सिर्फ उंगलियां। हो सकता है इतने ऊपर से कूदने से उसके पैर में या तो मोच आ गई है या फिर हड्डी टूट गई है। निशान इस तरफ जा रहे हैं। ये रहा, ये देखो, दाहिना पैर सिर्फ उंगलियां। ये उसका बायां पैर पूरा है। ये बायां पैर, ये दाहिना पैर। ये रहा, ये दाहिना। यहां तो कुछ निशान ही नहीं है। शायद इस तरफ गया होगा, तो बिहार रोड की तरफ। घास पर पैरों के निशान मिलना मुश्किल है। जरूर सड़क की तरफ गया होगा। सर बाहर चल के देखते हैं। मुश्किल है, यहाँ पैरों के निशान मिलना मुश्किल है। सर अगर हम पुलिस के कुत्ते मंगवाए तो? कोई फायदा नहीं होगा। उसने जाने के लिए जरूर गाड़ी का इस्तेमाल किया होगा। अच्छा, काम करो। यस सर। लाश को ऑटोप्सी के लिए भिजवा दो। मुझे जल्द से जल्द रिपोर्ट चाहिए। घाव के बारे में, मारने के लिए किस चीज का इस्तेमाल किया, और चप्पल के निशान के प्लास्टर कास्ट बनवाओ। यस सर। ठीक है मिस्टर शैलेश, आप, आपकी पत्नी और आपके दोनों नौकरों को हमारे ऑफिस आना पड़ेगा फिंगरप्रिंटिंग के लिए। ठीक है, लेकिन हमारे उंगलियों के निशान किस लिए? हमें कमरे में कई निशान मिले। हमें ये पता लगाना है कि कौन कौन से निशान आप सब लोगों के, क्योंकि जो निशान आप लोगों से नहीं मैच करते वो उस खूनी के हों। आपने बताया था कि शैलेश और उसकी पत्नी को अजीत की लाश करीब 10:15 बजे मिली, राइट? हाँ। इसकी मौत भी लगभग 9:30 और 10:15 के बीच ही हुई है। अच्छा, और जख्मों के बारे में कुछ पता चला? हाँ, चाकू के ही वार है 2 जगह। बॉडी यहाँ है? नहीं नहीं एसीपी साहब, ये तो डमी है जो हम अपने काम के लिए इस्तेमाल करते हैं। एक बार यहां किया गया है, ये कंधे पर, ये, और दूसरा बार यहां किया गया है दिल पर, ये। लेकिन इस आदमी की मौत सिर्फ इस जख्म की वजह से हुई है। चाकू बिल्कुल आर पार गया है दिल तक। अच्छा। एसीपी साहब, अभी मैं इतना तो यकीन के साथ कह सकता हूं कि मौत चाकू के ही वार से हुई है, लेकिन किस तरह का चाकू इस्तेमाल किया गया है यह कहना जरा मुश्किल है। उसके लिए थोड़ा वक्त चाहिए। ठीक है, तब तक मैं देखता हूं फिंगरप्रिंट रिपोर्ट से क्या पता चलता है। सर ये 37 के 37 फिंगरप्रिंट्स बिल्कुल एक जैसे हैं, और ये शैलेश, उनकी पत्नी कामना और उनके नौकर के फिंगरप्रिंट से नहीं मिलते हैं। हमारे रिकॉर्ड्स में चेक किया? यस सर, मगर ये फिंगरप्रिंट्स हमारे रिकॉर्ड में नहीं है। ये हमें पहली बार मिले हैं। जुर्म बहुत ही संगीन है। डकैती के साथ खून किया है उसने। शैलेश जी और उनकी पत्नी आपसे मिलने आए हैं। कुछ पता चला कातिल के बारे में? हाँ? अभी तो आपके पास उंगलियों के निशान भी हैं। देखिए, उंगलियों के निशानों से तब मदद मिल सकती है जब जुर्म करने वाले का रिकॉर्ड हमारे पास होता है, मगर हमारे पास इस आदमी का रिकॉर्ड ही नहीं है। लेकिन सिर्फ कुछ 1000 रुपयों के लिए कोई किसी की जान कैसे ले सकता है? कुछ 1000 रुपए तो क्या मैडम, एक मामूली सी रकम के लिए भी लोग खून कर देते हैं। मगर आप परेशान मत होइए, हम उस आदमी को जरूर ढूंढ निकालेंगे। देखिए, हम उस आदमी के बारे में बहुत कुछ जानते हैं। बहुत कुछ जानते हैं तो उसे पकड़ती क्यों नहीं?
क्या पता चला आपको उसके बारे में? जिस तरह से उसने आपके घर का ताला तोड़ा है, उससे साफ जाहिर है कि वो एक अनाड़ी मुजरिम है। आपके घर में उसने जगह जगह अपने उंगलियों के निशान भी छोड़े हैं, और एक पेशेवर मुजरिम ऐसा कभी नहीं कर सकता। और सिवाय एक रोलेक्स घड़ी के उसने घर के किसी भी कीमती सामान को नहीं उठाया। अंगूठी, चेन, कुछ हजार रुपए और वॉकमैन के अलावा उसने कुछ नहीं लिया। इन सब से एक बात साबित होती है कि उसे पैसों की सख्त जरूरत थी। लेकिन ऐसा कौन हो सकता है जो इतनी लापरवाही से चोरी करता है? या तो उसकी दिमागी हालत सही नहीं है, या फिर हो सकता है वो एक ड्रग एडिक्ट है, नशेड़ी। नशेड़ी? जी हाँ, ये लोग थोड़ी सी रकम के लिए भी चोरी कर सकते हैं, खून भी कर सकते हैं। उस आदमी को लगा होगा कि घर पर कोई नहीं है। वो बालकनी से चढ़कर अंदर आता है और अंदर किसी को देखकर घबरा जाता है, और इसी घबराहट में खून कर देता है, और जो कुछ भी उसके आसपास मिलता है उसे लेकर भाग जाता है, क्योंकि अचानक आप लोग वहां आ गए थे। उसकी चप्पल के साइज से लगता है कि उसके पैर छोटे हैं, मतलब उसका कद ज्यादा ऊंचा नहीं है। वो एक पैर से लंगड़ा रहा है, या फिर उस पैर में उसे चोट लगी हुई है। मेरे समझ में ये नहीं आता कि इन बातों से आप उसे कैसे पकड़ सकेंगे। देखिए, और भी कई बातें हैं, जैसे कि शायद उस आदमी के पास वहां से भागने के लिए कोई गाड़ी वगैरह नहीं थी। ये आप कैसे कह सकते हैं? क्या किसी ने उसे भागते हुए देखा है? अगर वो गर्द वगैरह लेता है तो उसके पास गाड़ी नहीं हो सकती शायद। इस आदमी ने इतने कम पैसों के लिए खून किया है, अगर इसके पास एक मामूली सी साइकिल भी होती तो उसे भी बेच खाएगा वो। फिर वो वहां से गया कैसे? पैदल वो ज्यादा दूर चल नहीं सकता, क्योंकि उसके पैर में चोट लगी हुई है। हम उन सब टैक्सी वालों को ढूंढ रहे हैं जो उस रात 10 साढ़े 10 के दरमियान विहार रोड से गुजरे थे। हमने प्रेस और टीवी में भी अनाउंसमेंट करवा दिए हैं। जो लोग उस रात वहां से ड्राइव करके आ रहे थे, अगर उन्होंने उसे देखा हो तो वो हमें कांटेक्ट करेंगे। सर, अश्विन नाम के एक आदमी का फोन आया है। कल रात वो विहार रोड पर ही जा रहा था। सर, वो बहुत घबराया हुआ है, कह रहा है कि आप घर पर ही आ जाएं। मुझे तो अभी भी समझ नहीं आ रहा कि जो हम कर रहे हैं सही है या गलत। बस एक बार सोच लिया तो सोच लिया। अरे मीना, सब लोग डरने लगे तो कैसे काम चलेगा? वो आदमी बहुत ही खतरनाक और पागल था। मुझे लगता है हमें सब कुछ इन लोगों को बता देना चाहिए। अश्विन जी, अगर हर आदमी आप जैसा सोचने लगे तो हमारा काम बहुत आसान हो जाएगा। मीना जी, आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, कुछ नहीं होगा आपको। बताइए, कल रात क्या हुआ था, बताइए। आपने हमें फोन पर बताया था कि 10 सवा 10 के करीब आप विहार रोड पर जा रहे थे। मीना जी, आप बिल्कुल घबराइए मत, बताइए क्या हुआ था। कल रात हम एक प्ले देखने गए थे। मैंने सोचा विहार रोड लेते हैं, क्योंकि उस रास्ते पे ट्रैफिक बहुत कम होती है। अचानक मेरी गाड़ी से कुछ इंजन में से कुछ आवाज आने लगी। मैं देखने के लिए नीचे उतरा। मेरी वाइफ गाड़ी में अंदर ही बैठी हुई थी। मैंने देखा एक आदमी इनके पीछे से आया और गाड़ी में आके बैठ गया, मेरे गर्दन पे चाकू रख दिया, मैं चिल्लाने लगी। मत बचाना। क्या बात है भाई? चुपचाप गाड़ी बैठ। प्लीज, मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ, आप इनको कुछ मत कीजिए। मेरे जितने रुपए पैसे चाहिए सब ले जाइए आप मुझे। चुपचाप गाड़ी चला और फटाफट किसी दवाई की दुकान पे लेके चल। अब जो कोई भी है, आपको डॉक्टर की सख्त जरूरत है। हाँ, भूला ना तेरे को। जल्दी से किसी दवाई की दुकान पे लेके चल। दवाई की दुकान से जल्दी से मेरे लिए पट्टियां और दर्द की दवाई लेके आ। देखो, कोई चालाकी मत दिखाना। तुम्हारी पत्नी मेरे पास है, याद रखना। मैं खूनी हूँ, मैंने आज यह खून किया। यह खून की भी वही सजा होती है जो दो की, समझे? जल्दी जाओ। देखो, मेरी बीवी को कुछ मत करना प्लीज। मैं अपनी दवाइयां लेके आता हूँ। भाई साहब, आपके पास कोई दर्द की गोली या स्प्रे होगा? आपको क्या चाहिए? जो कुछ भी है दे दीजिए ना जी। और एक बोतल पानी, मिनरल वाटर प्लीज। लीजिए 80 रुपए। बाकी पैसे रख लो।
हाँ लीजिए, ये गोलियां, ये स्प्रे और पानी, सब ठीक हो जाएगा। मैं आपको स्प्रे लगा दूं? दूर मत, तुम दूर हटो। ओके 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 ओके, ठीक हो जाएगा सब। मत वाली। प्लीज, अब मेरा ये दर्द तो कम हो रहा है, अब दूसरे दर्द का इलाज करना है मुझे। जल्दी से गाड़ी शुरू करो, गाड़ी शुरू करो। मुझे सुशील वाड़ी लेके चलो। दवाइयां लेने के बाद उसका दर्द कुछ कम हो गया, मगर मुझे वो आदमी कुछ अजीब सा लगा, जैसे कि उसके दिमाग में कुछ गड़बड़ है। मुझे उससे बहुत डर लग रहा था, वो हमें मार भी सकता था। आपने उसे सुशीलवाड़ी छोड़ा, हाँ, है ना? हाँ, एक अंधेरी और सुनसान गली के सामने उसने मेरी गाड़ी रुकवाई और मेरे जो कुछ भी पैसे थे ले गया। मेरी पत्नी की अंगूठी, उसकी सोने की चेन भी ले गया। पता नहीं क्यों मेरा क्रेडिट कार्ड छोड़ गया और जाते जाते वो मुझे धमकी भी दे गया कि अगर मैंने ये जो बात किसी को बताई तो मुझे जान से मार डालेगा। उसने ये भी कहा कि उसने एक खून किया हुआ पहले। वो ठीक कह रहा था क्योंकि उसके हाथ में जो चाकू था उसमें खून के निशान लगे हुए थे। पहले तो हमने इसके बारे में चुप रहना ही ठीक समझा, मगर आपकी टीवी की अनाउंसमेंट देख के मुझे लगा कि मुझे आपको सब कुछ बता देना चाहिए। आपने बिल्कुल सही किया अश्विन जी, मगर वो दिखने में कैसा था? मतलब उसका रंग, उसका कद होगा करीब 5.5 फुट और रंग गेहुए रंग का था। वो शायद 2-3 दिन से नहाया भी नहीं होगा और दाढ़ी भी नहीं बनाई थी उसने। पतला सा, एकदम पतला सा था वो। और उसके पैर के बारे में तो आप जानते ही हैं सर। वो बहुत कांप रहा था और रुक रुक कर बात कर रहा था। नीले रंग की जीन्स पहनी थी उसने और टी शर्ट भी फटा हुआ था। उसके शर्ट पे भी खून लगा हुआ था सर। सर, इससे एक बात साफ है कि वो एक ड्रग एडिक्ट ही होगा। सुशीलवाड़ी तो बहुत बड़ा अड्डा है कर्ज का। आई नो। अश्विन जी, क्या कहा था उसने? कि एक दर्द का इलाज हो चुका है और दूसरे का बाकी है। यही कहा था। वो सुशीलवाड़ी ड्रग्स खरीदने ही गया होगा और उसके पास चोरी के पैसे तो थे ही। अगर वो नशेड़ी है तो ये पैसे ज्यादा दिन चलने वाले नहीं हैं। उसे अंगूठी और चेन बेचनी ही पड़ेगी। देखो, शहर में ऐसे जितने भी लोग हैं जो चोरी का माल बेचते हैं या खरीदते हैं, उन सबको इन्फॉर्म करो कि अगर कोई आदमी एक पैर से लंगड़ा चोरी का माल बेचने आए तो हमें फौरन इन्फॉर्म कर देना। ये एक मर्डर का मामला है और अगर कुछ छुपाने की कोशिश की तो मैं खुद आकर उसे गोली मारूंगा। इज दैट क्लियर? हमें बहुत जल्द इस नशेड़ी को ढूंढना होगा। हो सकता है ये फिर से खून करेगा। आशा, ये है वो रोलेक्स घड़ी और ये जेवरात जो उस नशेड़ी ने इनको आके बेचे थे। क्या तुमने उस आदमी को पहले कभी देखा था? उसका नाम पता कुछ जानते हो? साहब, उसका नाम पता मुझे कुछ भी नहीं मालूम है, लेकिन महीने में 1-2 बार वो इधर जरूर आता है और यही सब छोटा मोटा सामान, कैलकुलेटर, घड़ी, अंगूठी, यही सब बेच के जाता है साहब वो। और साहब, शक्ल से वो एकदम चर्सी दिखता है। यही आता है, मतलब इसी इलाके का आदमी होगा। अच्छा, एक बात बताओ, कल वो जब यहाँ आया था तो उसकी टांग कैसी थी? कुछ चोट वोट लगी थी? हाँ, उसकी टांग पे प्लास्टर बना हुआ था और मैंने उससे पूछा तो उसने बताया कि उसकी टांग की हड्डी टूट गई है। प्लास्टर यानी खून की रात और कल के बीच किसी डॉक्टर के पास गया और उसने अपनी टांग का इलाज करवाया। अगर वो इसी इलाके का है तो उसने यहीं किसी डॉक्टर से प्लास्टर लगवाया होगा।
हमें इस इलाके के सारे अस्पताल और दवाखानों को चेक करना होगा। डॉक्टर साहब। हाँ एसीपी साहब। ऑफिस में पहुंचते ही पता चला आप मुझसे मिलना चाहते हैं। क्यों, कुछ पता लगा? नहीं पता तो नहीं लगा। आपको वो चाकू मिला जिससे खून हुआ है? नहीं, लेकिन बात क्या है? एक मिनट इधर आइए। एसीपी साहब ये घाव देखिए जो कंधे पर हुआ है, इसकी चौड़ाई है आधा इंच। हाँ। और ये वो घाव है जो दिल पर हुआ है, इसकी चौड़ाई है 1 इंच। अब आप ये यहां देखिए, ये आधा इंच चौड़ा घाव और यहां ये दिल पर 1 इंच चौड़ा घाव। इन दोनों घावों की चौड़ाई में इतना अंतर क्यों? आप डॉक्टर जय हैं? पटेल क्लिनिक 25 वल्लभ रोड प्रीतम नगर। जी हाँ साहब। उस फ्रैक्चर वाले मरीज के बारे में आप इन्हें बताइए जिसकी हड्डी टूटी थी और आपने उसका इलाज किया था, बताइए ना। साहब वो 3 दिन पहले की बात है साहब। सर यानी 11 तारीख की शाम की। खून सर 10 तारीख की रात को हुआ था, यानी ये सिर्फ 20 घंटे पहले की बात है सर। फिर क्या हुआ? वो साहब 2 आदमी मेरे पास बहुत परेशान हालत में आए थे। एक का पैर पूरी तरह सूजा हुआ था सर, दर्द से बुरा हाल था उसका। दर्द कम करने के लिए उसने कुछ गोलियां ली थी सर, और पैर पर कुछ स्प्रे वगैरह छिड़का हुआ था। जब मैंने उसका एक्सरे लिया तो मुझे पता चला कि उसकी टखने की हड्डी पूरी तरह टूट चुकी है सर। मैंने प्लास्टर चढ़ा दिया और उसे आराम की सलाह देकर भेज दिया सर। क्या उसने अपना नाम पता कुछ बताया आपको? उसका नाम मिलिन था सर। और पता क्या है? पता तो उसने नहीं लिखा है सर। हाथ से निकल गया। लेकिन सर आज रात को 9 बजे वो मेरी क्लिनिक पर आने वाला है। क्या? जी हाँ सर। दरअसल उसके इलाज में इतनी देर हो चुकी थी सर कि मुझे लगा उसका पैर हमेशा के लिए खराब ना हो जाए, इसलिए चेकअप के लिए रात को 9 बजे मेरी क्लिनिक पर मैंने उसे बुलाया सर। मतलब आज रात 9 बजे वो आपके क्लिनिक में आने वाला है? चार नंबर कौन है भाई? आ जाओ अंदर। नौ बज गए, अभी तक नहीं आया। चलो आओ। जेरी जल्दी ठीक होना है ना? जी। खाना ज्यादा खाओ और दारू कम पियो। चल जाओ। नंबर 5। देखिए इसको आराम करने को बोलिए घर में। इसकी शक्ल दोबारा देखना नहीं चाहता हूँ, ठीक है? क्या बात है भाई, कैसी तबीयत है इसकी? रात बस कांप रहा बुखार से। अच्छा, इसको वो गोलियां दी थी वो खिलाई क्या? दी थी, कोई फायदा नहीं सर। डॉक्टर, हाँ पैर में बहुत दर्द है। ठीक है, मैं दूसरी दवा दे दूंगा। बैठो। बहुत खांसी चल रही है? जी हाँ। नंबर आएगा, बुला लूंगा मैं, ठीक है? मिलिन, मिलिन,
अश्विन और उनकी पत्नी ने भी इसे पहचान लिया है। इसी ने खून की रात उन पर हमला किया था। मानता हूँ साहब, मुझे मालूम था मैं ज्यादा देर तक पुलिस से नहीं बच पाऊंगा। तुम नहीं मारा ना उसे? मैंने इस आदमी का खून किया साहब। क्यों मारा तुमने उसे? मैं उसे मारना नहीं चाहता था साहब, वो तो सब वो नशे के लिए साहब, पैसे चाहिए था साहब, मैं उसे मारना नहीं चाहता था। तुम उसे मारना नहीं चाहते थे? नहीं। तो फिर 2 बार चाकू क्यों मारा उसे? क्यों मारा? 2 बार नहीं साहब, मैंने उसे सिर्फ 1 बार मारा था। तुमने उसे इसलिए मारा क्योंकि उसने तुम्हें देख लिया था और उसको मारने के सिवा तुम्हारे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं था। नहीं साहब। हाँ। साहब नहीं, मैंने उसे 1 बार मारा साहब, 1 बार। वो चाकू कहाँ है? वो चाकू साहब, वो मैंने एक अखबार में लपेटकर एक जगह जमीन में गाड़ दिया है साहब। अच्छा, इसे साथ में लेकर जाओ, देखो इसने चाकू कहाँ गाड़ा है। वो चाकू डॉक्टर सालुंके के पास भिजवा देना है। मेरा अंदाजा एकदम सही था। अच्छा, जरा हमें भी तो बताइए, क्या था आपका अंदाजा? एसीपी साहब, अब तक हम ये मानकर चल रहे थे ना कि दोनों जख्मों की चौड़ाई इसलिए अलग अलग है क्योंकि चाकू ऊपर से पतला और नीचे से चौड़ा है। जी। अब आप इस चाकू को देखिए, जिससे खून हुआ है, इसकी चौड़ाई ऊपर से नीचे तक एकदम बराबर है, ½ इंच। मतलब ये एसीपी साहब कि जो कंधे पर घाव हुआ है, ये देखिए आप, यहां ये घाव इसी चाकू से हुआ है, मगर ये जो दिल के पास घाव हुआ है, ये इस चाकू से हो ही नहीं सकता। पहले मैंने सोचा था कि शायद खूनी का हाथ कांप रहा होगा और इसीलिए घाव थोड़ा ज्यादा चौड़ा हो गया होगा, मगर अब मैं यकीन के साथ कह सकता हूं एसीपी साहब कि मौत का कारण ये चाकू हरगिज नहीं हो सकता है, क्योंकि दिल के पास वाला घाव कंधे के घाव से ज्यादा गहरा है। मतलब ये कि कंधे का घाव सिर्फ 3 इंच गहरा है, जितने इस चाकू की ब्लेड लगी है, और दिल का घाव 5.25 इंच गहरा है। अब आप बताइए एसीपी साहब, जो चाकू है ही 3 इंच लंबा, वो 6 इंच गहरा घाव कैसे कर सकता है? इसका मतलब साफ है कि दिल के पास का घाव जिससे मौत हुई है, वो किसी और चाकू से किया गया है। ये दूसरा चाकू कहां से आया? कोई आदमी 2-2 चाकू लेकर क्यों घूमेगा? सर, हो सकता है वो अकेला नहीं था, उसके साथ और कोई भी था, जैसे उसका कोई साथी। हाँ, उसी के पास होगा वो दूसरा चाकू, और वो वहां से चुपचाप निकल गया होगा। हाँ, मगर जहां खून हुआ वहां की हालत देखकर लगता है कि एक ही आदमी था। दूसरी बात, अश्विन और उसकी बीवी ने सिर्फ एक ही आदमी को देखा, और वो था मिलिंद। और अगर मिलिंद के साथ कोई और था भी, तो वो मिलिंद को छोड़कर क्यों गया? ये दूसरा चाकू आया कहां से? कहां से आया ये दूसरा चाकू? कहां से? यहां से आया। यस,
गया फौरन मजिस्ट्रेट के पास जाओ और जो पता मैंने इस कागज पर लिखा है इस जगह की तलाशी का वारंट लेके आओ। लेकिन सर, मैं जो कहता हूं वैसा ही करो। एसीपी साहब, आपको भरोसा है कि वो सब कुछ मिल जाएगा? हाँ, क्यों नहीं। ये प्लान ही कुछ ऐसा है कि ये सब होके ही रहेगा। सर आ गए। वेरी गुड। जो मैंने कहा था वो सब मिल गया? यस सर, हमने वो सारी चीजें वहां से बरामद कर ली है जो आपने कही थी। गुड, दिखाओ। देखिए। हाँ, इनमें से ये 3 चाकू ऐसे लगते हैं जिनसे खून किया गया होगा। मगर ये सब के सब अच्छी तरह से धुले हुए हैं, इन पर खून का कोई भी निशान नहीं। हाँ, ये बात तो है। एसीपी साहब, आपको मैकबेथ याद है? जी हाँ, शेक्सपियर का मैकबेथ। यस, लेडी मैकबेथ। हाँ। बार बार हाथ धोती रही लेकिन हाथ से खून के दाग गए नहीं। यही यहां भी होने वाला है। खून से भरे चाकू को कितना भी धो लें लेकिन दाग कभी जाएंगे नहीं। आंख से भले ही ना दिखे लेकिन फॉरेंसिक साइंस को जरूर दिखाई देंगे। हमारे पास कुछ केमिकल्स ऐसे हैं जिन्हें अगर इन चाकुओं पर डाला जाए तो फौरन पता चल जाएगा कि इन चाकुओं पर खून के दाग थे या नहीं। जैसे ल्यूकोमेलासाइड ग्रीन, ऑर्थोटोलिडीन, इन दोनों को अगर इन चाकुओं पर डाला जाए तो हमें हरे निशान दिखाई देंगे। लेकिन आज मैं फिनोफ्थलीन इस्तेमाल करूंगा। एसीपी साहब, आप? मैं बेंगलोर से बस अभी अभी आ रहा हूँ। आपको कुछ उस खूनी का पता चला? जी हाँ, यही कहने आया था। आपके भाई का खूनी मिल गया है। मिल गया? गुड। कहाँ है वो? मेरे सामने खड़ा है। सामने? जी हाँ। क्या बकवास कर रहे हैं आप? शैलेश, तुमने ही अपने भाई का खून किया है। देखो, आपको कोई बड़ी गलतफहमी हुई है। मैंने आपको बताया ना, मैं उस वक्त अपनी बीवी के साथ था। हम दोनों डिनर करके घर आए थे। हाँ, तुम डिनर करके जरूर वापस आए थे। और जब तुमने अपने भाई की हालत देखी तो भैया 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 आप जिंदा है? उसने मुझे चाकू मारा। डॉक्टर को बुला। अभी बुलाता हूं। डॉक्टर को बुलाया, डॉक्टर आ गया। डॉक्टर आ जाएगा भैया, लेकिन सिर्फ आपका डेथ सर्टिफिकेट देने को। बहुत जलील किया भैया आपने मुझे। पैसे पैसे के लिए तरसाया।
अब ये सब कुछ मेरा हो जाएगा और किसी को पता भी नहीं चलेगा कि खून मैंने किया है। उस नशेड़ी मिलिंद ने तुम्हारे भाई पर वार जरूर किया था, मगर जिस जख्म से तुम्हारे भाई की मौत हुई वो तुम्हारे किए गए वार से था। नहीं, मैं एक इज्जतदार बिजनेसमैन हूं, मैंने खून नहीं किया। आपको तो खूनी मिल गया, वो पागल नशेड़ी वही खूनी है, मैं खूनी नहीं हूं। हमें वो चाकू मिल गया है जिससे आपने अपने भाई का खून किया था। जी हाँ, आप बंगलोर से अभी आए, तभी कामना जी आपको बता नहीं पाई। हमने आपके घर की तलाशी ली थी सर्च वारंट के साथ। शैलेश, शैलेश ये तुमने क्या किया? हमें यहां बहुत सारे चाकू मिले, उनमें से एक ये है। हमारे फोरेंसिक एक्सपर्ट को इस चाकू पर खून के निशान मिले जो तुम्हारे भाई के खून से मिलते हैं। CID के और भी मजेदार और सस्पेंस से जुड़े एपिसोड्स को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें।